सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, यानी खाने वाली चीज़ों की, दैट वी ईट, जो कि हम खाते हैं। और हमने उन फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में खाए जाते हैं। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या खाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, वो भी हमने पहचाना था, वो भी हमने जाना था और उसे मार्क किया था मैप पे। अब आपने पिछले वाले चैप्टर में जो प्रोजेक्ट दिया है वो अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ, अभी जो वर्ड है मील, इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। किसी टाइम खाए जाने वाले खाने को हम मील कहते हैं। जैसे सुबह का जो नाश्ता करते हो उसे मॉर्निंग मील कहा जाता है, इंग्लिश में उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। जो आपका लंच होता है उसे हम आफ्टरनून मील कहते हैं। जो डिनर होता है उसे हम इवनिंग या नाइट मील कहते हैं। ठीक है, तो किसी एक टाइम का खाना, सुबह का नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, तो उसे हम मील कहते हैं। अब मील के अंदर कई तरीके के फूड आइटम्स होते हैं। जैसे किसी एक टाइम के खाने में हो सकता है कि चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो। दूसरे तरीके की मील की बात कर लें, यानी एक टाइम तो ऐसा हो सकता है कि आप चपाती, दाल और ब्रिंजल करी खा लिए। किसी टाइम आपने राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी, यानी चावल, सांबर और भिंडी की सब्जी खा लिया। अब हो सकता है आप ये ना खाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग जगह पर खाई जाती हैं। जैसे सांबर मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन बहुत सारे जगह पर ये एक टाइम के खाने में खाया जाता है। एक और तरीके की मील की हम बात कर लें तो उसमें हो सकता है अपम, फिश करी, वेजिटेबल्स, यानी हम पूरे भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो वहाँ पर जो मील खाया जाता है, किसी एक टाइम का खाना खाया जाता है, उसमें बहुत तरीके की खाने की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग दाल रोटी सब्जी खाते हैं, कुछ लोग अपम, फिश करी और वेजिटेबल खाते हैं, कुछ लोग सांभर, वेजिटेबल और राइस खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के खाने होते हैं। तो आई होप मील आप समझ गए हो कि मील का मतलब क्या होता है, किसी एक टाइम का खाया जाने वाला खाना। इसी में एक और वर्ड होता है जिससे कंफ्यूज होते हैं लोग, डिश। डिश क्या होता है? एक टाइप का जो खाना होता है, जैसे एक प्लेट में या किसी एक बर्तन में हम निकाल के रख सकते हैं। जैसे शाही पनीर हो गया, ये एक डिश हो गई। राजमा हो गया, ये एक डिश हो गई। बिरयानी हो गई, ये एक डिश हो गई। तो मील के अंदर कई तरीके के डिश होते हैं। तो डिश हमारा एक फूड आइटम को कहते हैं, और मील में क्या होता है, कई तरीके के फूड आइटम यानी कई तरीके के डिश होते हैं, उनको मिलाकर एक मील बनता है। यानी जब आप खाना खाते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल ही खा लिए या सिर्फ सब्जी खा लिए। दाल एक डिश है, सब्जी एक डिश है, तो ये सब मिलाकर खाते हो। ठीक है, एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। तो हमारी जो मील होती है वो आमतौर से उसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो किसी एक टाइम जो हम खाना खाते हैं तो उसमें कम से कम एक फूड आइटम ऐसा होता है जो कि ग्रेन वाला होता है, अनाज वाला होता है। अब ग्रेन क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में समझाया था। यहाँ शॉर्ट में बता दूं कि जो दानेदार फूड आइटम होते हैं ना, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या होता है, दाना होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। मैं पूछूं मैंगो, मैंगो तो दाना है नहीं, एप्पल दाना है नहीं, तो वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। तो ग्रेन क्या होते हैं, जो दानेदार चीज़ें होती हैं जिसे हम खाते हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, ये सब ग्रेन्स के अंदर आते हैं। तो हमारा जो मील होता है, किसी एक टाइम का जो हम खाना खाते हैं, चाहे हम नाश्ता कर रहे हो या दिन का खाना खा रहे हो या रात का खाना खा रहे हो, उसमें हमें ग्रेन ज़रूर होता है एक। तो एक मील के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो कोई ना कोई ग्रेन होगा, कोई ना कोई तरीके का अनाज होगा, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कुछ भी। उसके साथ साथ दाल होती है या फिर मीट वगैरह हो गया, और एक वेजिटेबल्स होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, तो ये तो मेन चीज़ हो गई। इसके अलावा और भी चीज़ें साथ में खा ली जाती हैं, जैसे कर्ड हो गया, दही ले लिया, बटर मिल्क जिसे हम छाछ या मट्ठा कहते हैं, पिकल्स हो गया, अचार वगैरह भी साथ में खाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको मील्स के दिए हुए हैं जो कि अलग अलग रीजन में खाए जाते हैं। टेबल 2.1 देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा किस स्टेट में, किस इलाके में लोग मील के अंदर क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो चलिए हम उस टेबल को देख लेते हैं। टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स या स्टेट। तो पंजाब की हम बात कर लें, यहाँ ग्रेन्स में जैसे मैंने बताया कि एक अनाज वाला आइटम रहता है, एक दाल वाला आइटम या मीट वाला आइटम होता है, और एक वेजिटेबल वाला होता है। तो पंजाब के अंदर जो ग्रेन होता है, जो अनाज वाला आइटम होता है, वो आमतौर से कौन सा होता है, मक्की यानी कॉर्न की जो रोटी होती है, मक्की की रोटी, वो खाई जाती है। दाल वाले आइटम में पंजाब के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग खाते हैं, लेकिन आमतौर से जो खाया जाता है उसकी बात की जा रही है। राजमा हो गया, जिसे इंग्लिश में हम किडनी बीन्स कहते हैं। वेजिटेबल्स में पंजाबी लोग क्या खाते हैं, सरसों का साग हो गया, जिसे हम इंग्लिश में मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं। तो ये मेन चीज़ हो गई। उसके अलावा साइड में कर्ड ले लिया, घी ले लिया, इसे भी यूज़ करते हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लें, यहाँ पर जो ग्रेन खाया जाता है,
अनाज वाले में जो चीज़ खाई जाती है वो कौन सी होती है? रोटी नहीं होती बल्कि चावल होती है, राइस। दाल वाला आइटम में आपका तुअर की दाल हो गई। रसम हो गया। रसम क्या होता है? एक चरू होता है। चरू का मतलब होता है सूप। तो रसम एक तरीके की डिश है, सूप वाला डिश है। तो एक दाल खाते हैं वो लोग और सूप ले लेते हैं साथ में, ठीक है। तो दाल ले लिया, चावल ले लिया और सूप मिला लिया, इस तरह से वो खाना बनाते हैं। वेजिटेबल भी साथ में खाते हैं, जैसे कुंदरू की सब्जी हो गई, जिसे दोंदाकाई भी कहा जाता है। और साइड में और जो आइटम्स हो गए उसमें बटर मिल्क, घी, पिकल्स या जिसे हम अवाकाई कहते हैं। तो ये 2 स्टेट का लिखा हुआ है। अब आप जिस स्टेट में रहते हो उसका आपको तो मालूम ही होगा किस तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं, ग्रेन में क्या खाते हैं, दाल में क्या खाते हैं, वेजिटेबल में क्या खाते हैं, और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ खाते हैं। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं अपना यूपी का बता देता हूँ आपको। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग व्हीट रोटी यानी गेहूँ की रोटी खाते हैं, ये ग्रेन्स में हो गया। दाल में अरहर की दाल बहुत खाई जाती है, इंग्लिश में जिसे हम पिजन पी कहते हैं। वेजिटेबल्स की बात कर लें तो आलू की सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, जिसे हम आलू करी कह सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो आइटम्स हो गए उसमें आपका मैंगो पिकल हो गया, आम का अचार हो गया, कर्ड यानी दही हो गई, रायता खाया जाता है साथ में, ठीक है। तो ये आइटम हो गए। इस तरह से आप और भी स्टेट का लिख सकते हो। तो वो फूड आइटम्स जो कि आपने डिपिक्ट किया था वहाँ पर मैप में दिखाया था चैप्टर 1 में, तो वहाँ से फूड आइटम्स आप उठा लो और क्या करना है आपको, ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। तो चैप्टर 1 के अंदर जो फूड आइटम्स आपने मैप पे दिखाए थे वो वाला भी ले लो, उसको भी आप टेबल में इंक्लूड कर लो। यानी जो 3 हमने डिस्कस किया सिर्फ उतना ही नहीं करना है बल्कि और भी आपको स्टेट का लिखना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। अब कभी कभी क्या होता है हमारे मील में यानी किसी टाइम के खाने में इतनी वैरायटी हमको नहीं मिल पाती कि वैसे आमतौर पर मील में क्या होता है, ग्रेन भी होता है, वेजिटेबल्स भी होती है, दाल भी होती है, लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती, इतनी वैरायटी नहीं मिल पाती। जैसे मान लो हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जो मिल गया रास्ते में उसको खा लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, मुमकिन नहीं हो पाता कि इतनी वैरायटी आइटम्स की वो खाएं मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी मान लो आप सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उस केस में आपको मील के अंदर सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे मैं अपना ही बताऊं, जब मेरे कॉलेज का टाइम था तो वहाँ पर टिफ़िन में मैं सब्ज़ी रोटी ले जाता था और दिन का वही खाना हो जाता था। उस समय मुझे दाल नहीं मिल पाती थी। वहीं रात में जब आता था तो मुझे पूरा आइटम मिल जाता था, दाल भी मिल जाती थी, चावल भी मिल जाता था। अब इस बात के पीछे कोई रीज़न होगा कि हमारे मील के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, यानी क्यों हम अपने खाने के अंदर हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, कि हम ग्रेन्स भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? वही एक ही तरह की चीज़ खा लेते हैं, भाई दाल ही पी लेते हैं, पेट भर जाता। ये अलग अलग आइटम्स हमारे मील के अंदर, हमारे खाने के अंदर क्यों होते हैं? क्या आप ये सोचते हो कि हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग तरीके के फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो स्पेशल टाइप का काम कर सके? जैसे आपने सुना होगा ना, बादाम खाओ उससे दिमाग तेज़ होता है। तो ये क्यों कहा जाता है? मिल्क पियो, दूध पियोगे ताकत आएगी। इसका मतलब सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी तरह से पेट भर लिया जाए। कौन सी चीज़ आप खा रहे हो, क्या चीज़ खाओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी सारे खाने एक तरीके से नहीं होते कि बस पेट भर जाए और ताकत आ जाए। हर फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी बॉडी की कुछ ज़रूरत को पूरा कर रही होंगी। बॉडी को वो चीज़ें चाहिए तो वो खाने के साथ मिल जाएंगी। तो ये सारी जो बातें हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले वाले टॉपिक में देखेंगे कि फ़ूड के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हम अलग अलग तरीके के फ़ूड खाते हैं, कि एक फूड में ये चीज़ मिलेगी, दूसरे में ये चीज़ मिलेगी, तीसरे में ये चीज़ मिलेगी, ताकि वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो अलग अलग फूड खा के पूरी हो सकें। 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनके अंदर क्या होता है। हम जानते हैं एक जो डिश होती है ना वो कैसे बनती है, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती है। जैसे हम खीर की बात कर लें तो खीर क्या है, एक डिश है। इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? आपको मिल्क की, शुगर की और राइस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके खीर बनेगी। और ये इंग्रेडिएंट्स हमको मिलते कहाँ से हैं? या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी। अब ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर भी कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कॉम्पोनेंट का मतलब आपका पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं, यानी ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी किसी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे समझो जो हमारा डिश होती है ना वो कैसे बनती है, इंग्रेडिएंट्स से बनती है। इंग्रेडिएंट्स को हमने मिलाया, पकाया और वो डिश बन गई। लेकिन अगर मैं पूछूं इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी फर्दर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको खीर का एग्जाम्पल लेके बताया कि खीर कैसे बनती है। इसमें आपके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक आपका मिल्क हो गया, दूसरा शुगर हो गया, तीसरा राइस हो गया। अब मैं पूछूं बताओ मिल्क के अंदर क्या होता है। खीर तो मिल्क, शुगर, राइस से मिलकर बनती है, तो मिल्क, शुगर, राइस खीर के इंग्रेडिएंट्स हो गए। लेकिन मिल्क किससे बना हुआ है? तो मिल्क के अंदर जो चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी?
मिल्क के कंपोनेंट्स। इसी तरह मैं पूछूं शुगर के अंदर क्या होता है, शुगर कैसे बनी होती है, तो शुगर जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो शुगर के कंपोनेंट कहलाए। इसी तरह से राइस क्या कैसे बना होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है राइस, क्या होता है राइस के अंदर, तो जो भी चीज़ें राइस के अंदर होती हैं, चावल के अंदर होती हैं, वो कहलाती हैं राइस के कंपोनेंट्स। और जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है ना, किसी डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसको तो हम अपने हिसाब से डालते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। भाई हमको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा शुगर कर दिया, राइस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं। लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम नहीं ऐड करते, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। कोई मिल्क बनाता तो है नहीं, अब मिल्क के अंदर जो चीज़ होगी वो नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे आपने कोई फ्रूट ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, तो बनाना तो हमको नेचुरली मिलता है ना, हम तो बनाते नहीं कि हाँ ये चीज़ें मिलाकर हमने बनाना बना दिया। तो उस बनाना के अंदर क्या चीज़ें होंगी वो नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है। तो जो चीज़ किसी भी फूड आइटम में पहले से ही प्रेजेंट होती है वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी खाने वाली चीज़ों में जो नेचुरली कुदरती तौर पर पहले से ही जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिससे वो मिलकर वो फूड आइटम बना है, वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और अगर कोई डिश हम बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाई या खीर बनाई, कोई भी चीज़ हमने बनाई, उसमें जो चीज़ें हम मिलाकर बनाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, यानी वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, ताकि हमारे बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिल सके। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होते हैं, मैंने बताया आपको कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, और एक वो होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो वो वाले जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए जब कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उस फूड के वो कंपोनेंट्स जिनकी बॉडी की ज़रूरत है वो बॉडी उस फूड से ले लेती है। आपने खाया, उस खाने के अंदर जो भी काम की चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत बॉडी को है वो बॉडी ले लेगी, और वो चीज़ें जो कि बॉडी की ज़रूरी नहीं है वो क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा। इसका मतलब जो भी फूड आपने खाया तो उसमें दो चीज़ें थी, एक वो जिनकी बॉडी की ज़रूरत थी बॉडी ने ले ली, और एक वो जिनकी बॉडी की ज़रूरत नहीं थी बॉडी ने उसे बाहर निकाल दिया। तो फूड के वो कंपोनेंट या कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स के वो कंपोनेंट जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो मेन हमारे हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, ये 5 हो गए। इसके अलावा फूड के अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारा डाइटरी फाइबर हो गया और वाटर हो गया। इनकी भी ज़रूरत बॉडी की होती है, लेकिन ये मेजर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर न्यूट्रिएंट्स बताओ तो आप यही बताओगे, ठीक है, ये जो हमने 5 डिस्कस किए। अब सवाल ये उठता है कि जो भी फूड है क्या उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, मिनरल भी, फैट भी, प्रोटीन भी, ये सारी चीज़ें होती हैं? तो एक सिंपल सा मेथड है, एक टेस्ट करेंगे। कोई भी आपका फूड आइटम हो, चाहे वो पका हुआ हो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट यानी कच्चा हो, जैसे आलू की सब्ज़ी आपने बना ली तो ये कुक्ड के अंदर आ जाएगा। रॉ की बात करें तो कच्चा आलू आपने ले लिया, तो चाहे कच्ची आलू ले लो या पकी हुई आलू की सब्ज़ी ले लो, इसी तरह से कोई भी खाना आप लो, कच्चा या पका हुआ, उसमें हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब वो टेस्ट जो ये बताता है कि किसी भी फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन और फैट है या नहीं, ये सिंपल मेथड होता है। यानी आप बहुत आसानी से बता सकते हो किसी भी फूड आइटम के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट है या नहीं, और वो भी हम सीखेंगे कैसे पता करते हैं। इसके अलावा के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। टेबल 2.2 में जो आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ है वहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे किस फूड आइटम के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अब इस टेस्ट को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका सोल्यूशन ऑफ आयोडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया और कॉस्टिक सोडा हो गया। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत भी पड़ेगी और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो टेस्ट हम करेंगे वो कुक्ड फूड पे भी करेंगे और जो रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चे हैं, उन पर भी हम ये टेस्ट करेंगे। टेबल 2.2 देखोगे तो वहाँ आपको आइडिया लग जाए किस तरह से आपको ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, टेस्ट करने के बाद। चलिए उसको भी हम देख लेंगे। और उस टेबल के अंदर आपको कुछ फूड आइटम दिए भी हुए हैं, तो चाहो तो आप वहाँ पर जो फूड आइटम दिए हैं उसको टेस्ट कर लो, या फिर जो भी फूड आइटम आपके घर के अंदर अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि सारे जो टेबल के अंदर लिखे हैं वो आपके घर में हो, तो जो नहीं है उसके अलावा भी दूसरे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो टेबल के अंदर फूड आइटम्स दिए हैं उनके तो आपको पता होने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। इसके अलावा के भी आप टेस्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपको सावधानी से ये टेस्ट करना है,
कोई भी जो केमिकल है उसको ना ही खाना है ना ही टेस्ट करना है कि चले देखिए कैसा है। अब जो सॉल्यूशंस की ज़रूरत हमें है वो अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, तो आपके टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए प्रिपेयर कर दे। आपको नहीं बनाना है कि चले वहाँ रिसर्च करने लगे, बल्कि आप टीचर से कहोगे, टीचर खुद ही करेंगे। अगर उनके पास नहीं है तो वो टीचर आपको खुद बना कर देंगे। आपको नहीं बनाना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो बनता कैसे है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि बनता कैसे है। तो जो आपको डाइल्यूट सोल्यूशन होता है आयोडीन का, वो कैसे बनता है? प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है? देखो, टिंचर का मतलब कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो कि अल्कोहल के अंदर बनाया गया हो। यानी आपने कोई मटेरियल लिया, उसको अल्कोहल के अंदर मिलाकर सोल्यूशन बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? टिंचर कहलाएगा। जैसे एक चीज़ होती है बेंजोइन, बेंजोइन के अंदर आपने अल्कोहल को मिला दिया, ठीक है, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? टिंचर बेंजोइन। इसी तरीके से आपने ओपीएम लिया, उसमें अल्कोहल को मिला दिया, तो जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? टिंचर ओपीएम। आपने लिया आयोडीन, उसमें अल्कोहल को मिला दिया, तो जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? टिंचर आयोडीन, ठीक है। तो टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन के अंदर अल्कोहल को मिलाया गया होगा, तो जो चीज़ बनेगी वो टिंचर आयोडीन कहलाएगी। तो आपके टीचर को क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका टिंचर आयोडीन है उसकी कुछ बूंदें पानी के अंदर डालनी होगी। यानी इस तरह से टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरा होगा, इसी में आपको जो टिंचर आयोडीन है वो डाल देना है। तो डालने के बाद जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? आपकी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। इसी तरह कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे बनेगा? आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, उसको 100 ml वाटर के अंदर मिला देना है। तो मिलाने के बाद जो चीज़ बनेगी वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 ml वाटर के अंदर मिला देंगे, तो क्या बनेगा? आपका कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बन जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेस्ट करना अलग अलग फूड आइटम को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं है। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कई टाइप के होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे फूड के अंदर देखने को मिलता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर फूड की बात कर रहे हैं, तो फूड में आपको 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट मेनली दिखेंगे। एक तो आपका स्टार्च के फॉर्म में होगा या शुगर के फॉर्म में होगा। यानी अगर हमको टेस्ट करने में ये पता चल गया किस फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं, तो हम कह सकते हैं स्टार्च है, इसका मतलब स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरीके से टेस्ट करके हमको ये पता चला कि इस फूड के अंदर शुगर है या नहीं। अगर शुगर है तो हम कह देंगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, क्योंकि शुगर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि फूड आइटम के अंदर स्टार्च है या नहीं। अब यहाँ पर आपको स्टार्च का ही सिखाया जाएगा, शुगर का नहीं सिखाया जा रहा है, तो हम वही वाला सीखेंगे। तो एक्टिविटी 2 स्टार्ट करते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। यहाँ पर हम फूड आइटम्स को लेंगे और देखेंगे किस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं। आपको स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम को ले लेना है। तो कोई पकी हुई चीज़ ले लो या रॉ इंग्रेडिएंट ले लो। जैसे मान लो आपने पोटैटो ले लिया, आलू ले लिया, तो कच्ची आलू ले लो या आलू की सब्जी ले लो। किसी भी तरीके के फूड आइटम पे आप टेस्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है? 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का उसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कच्ची आलू ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बीच से कट कर दो, अंदर वाला जो हिस्सा है उस पर 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉप कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे आपको ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पोटैटोज रखे हुए हैं, इसको कट करके इस तरह से देखो आयोडीन को ड्रॉप किया जा रहा है। ऑब्जर्व करो कि क्या कोई कलर चेंज हो रहा है उस फूड आइटम में। यानी जैसे पोटैटो में लिया है तो जहाँ पर आयोडीन गिराया है, क्या वहाँ पर कोई कलर चेंज हुआ? क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? यानी जहाँ पर आयोडीन गिरा है उस हिस्से का जो कलर है क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया है? ब्लू ब्लैक मतलब बहुत डार्क वाला जो ब्लू होता है ना, यानी देखने में आपको लगेगा कि यार ब्लैक है और एक बार लगेगा कि ब्लू है, बहुत डार्क वाला ब्लू। तो उस तरह से आपको कलर क्या दिख रहा है? तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये इंडिकेट करेगा कि वो जो फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च है। यानी अगर ब्लू ब्लैक हो गया वो हिस्सा जहाँ पर आपने आयोडीन को ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो यही इसका टेस्ट होता है। ब्लू ब्लैक हुआ तो आपने कह दिया स्टार्च है। अब इस टेस्ट को आपको रिपीट करना है दूसरे फूड आइटम्स के साथ और पता लगाना है कि किस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं। यानी ब्लू ब्लैक हो गया तो आप कह दोगे स्टार्च है, अगर नहीं हुआ तो कहोगे स्टार्च नहीं है। सिंपल है। अब जो चीज़ भी आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको आपको टेबल 2.2 के अंदर फिल कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्च का ये फिल कर लेते हैं पहले। ये आपका टेबल 2.2 है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, कुछ फूड आइटम्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हो पहले वाले कॉलम में फूड आइटम है, सेकंड वाले कॉलम में स्टार्च, यानी अगर प्रेजेंट है तो आपको यस लिखना है, प्रेजेंट नहीं है तो आप नो लिख दो।
तीसरे वाले कॉलम में आपका प्रोटीन है और लास्ट वाले कॉलम में आपका फैट है। अगर प्रेजेंट है तो यस आपको कर देना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्च का देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पोटैटो का पहले से दिया हुआ है कि जो रॉ पोटैटो है यानी कच्ची जो आलू होती है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, यानी वहाँ पर आयोडीन ड्रॉप करोगे तो वो कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यस के लिए मैं वाई लिख दूंगा और नो के लिए मैं एन लिख दूंगा। मिल्क में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, अगर असली मिल्क होगा तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। यानी अगर आयोडीन टेस्ट करोगे, आपने मिल्क लिया, थोड़ा सा उसमें आयोडीन की 2-3 बूंद गिरा दी, अगर मिल्क का कलर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मिल्क के अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्रेजेंट इसका मतलब दूध आपका मिलावटी है, नकली है, क्योंकि दूध के अंदर जो चीज़ मिलाई जाती है उसको और गाढ़ा करने के लिए और थिक करने के लिए उसके अंदर स्टार्च होता है। तो जो लोग मिलावट करते हैं दूध में ना, वो यही करते हैं कि ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे मिल्क और गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। तो देखने से लगेगा यार बहुत अच्छा मिल्क है, लेकिन हकीकत में उसमें मिलावट की गई होती है। तो अगर मिलावट वाला दूध होगा तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। असली वाले दूध के अंदर आपको ब्लू ब्लैक होता नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर असली वाले मिल्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ग्राउंडनट के अंदर स्टार्च नहीं होता। अनकुक्ड पाउडर राइस यानी चावल को आपने लिया, कच्चा चावल लिया, उसका पाउडर बना दिया, उसके अंदर जब आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर स्टार्च होता है, यानी वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पके हुए चावल पे भी आपको पता चल जाएगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यस स्टार्च प्रेजेंट होता है। ड्राई कोकोनट की बात कर ले तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अनकुक्ड तुअर दाल को आपने लिया, कच्ची लिया, उसको पीस के पाउडर बना दिया, उस पर टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, यानी ब्लू ब्लैक नहीं होगा। पकी हुई दाल पे टेस्ट करोगे तो वहाँ आपको स्टार्च मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है ना, दाल पकाते हैं तो मिर्च मसाला थोड़ा सा तेल वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ आपको स्टार्च देखने को मिलता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल आपने ले ली, मान लो आपने कैरेट ले लिया, उसका एक पीस कट कर लिया, उस पर आयोडीन को ड्रॉप किया, तो आप देखोगे वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, तो यहाँ यस होगा। इसी तरीके से स्लाइस ऑफ फ्रूट, कोई फ्रूट ले लिया, मान लो एप्पल ले लिया, एप्पल पे भी आप आयोडीन को ड्रॉप करोगे तो वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी एप्पल में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, उबले हुए अंडे की हम बात कर लें, उसका सिर्फ सफ़ेद वाला हिस्सा, येलो वाला हिस्सा हटा दो, सिर्फ वाइट वाले पोर्शन पे टेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी आपको ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब 3 रो और खाली है तो उसको भी आप फिल कर सकते हो, कोई भी फूड आइटम लिख सकते हो इसमें। जैसे मैंने एक लिख दिया बटर, घी लिख देते हैं और पी लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी और फूड आइटम लिख सकते हो, उस पर टेस्ट कर सकते हो। तो बटर के अंदर, घी के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता तो उसमें आप नो कर सकते हो। पी के अंदर प्रेजेंट होता है तो आपने यस कर दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी अब इसमें हम ये पता करेंगे कि जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी आप फूड आइटम की ले लो जिसको आपको टेस्ट करना है। अब वो फूड जिसे आपको टेस्ट करना है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। जैसे मान लो पोटैटो है, आलू आपने लिया, उसमें टेस्ट करना है प्रोटीन का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आलू को पीस लो, उसका पेस्ट बना लो। या कोई सूखी चीज़ है जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली आपकी है, तो उसको पीस लो, पाउडर बन जाएगा। तो या तो पेस्ट बना लो या तो पाउडर बना लो, यानी वो सॉलिड फॉर्म में ना रहे। उसका पाउडर या पेस्ट आपने बना लिया, तो कैसे बनाओगे पेस्ट या पाउडर, उसको आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, या मैश यानी मसलना पड़ेगा। उसको दबा के मसल दोगे ना तो वो पाउडर या पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको फूड आइटम लेना है, उसको ग्राइंड कर लो, पीस लो या मसल दो। अब जिस फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है उसको थोड़ा सा आप लो और एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। इसमें आपको 10 ड्रॉप वाटर ऐड कर देना है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, अच्छे से हिला लेना, यानी मिक्स कर लेना। जो फूड आइटम है उसको आपने डाला, उसके अंदर वाटर डाला, अच्छे से शेक कर लिया। आगे क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की डाल देनी है और 10 बूंद आपको सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डाल देना है। यानी कॉपर सल्फेट आपको कितना डालना है, 2 ड्रॉप्स, और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखो इस तरह से टेस्ट हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, ये फिगर दी हुई है। फिर से आपको शेक कर लेना, अच्छी तरह से उसे हिला लेना है और फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना है कुछ मिनट के लिए। आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं वो वायलेट हो गई, तो वायलेट कलर ये इंडिकेट करेगा कि प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम के अंदर। यानी आपने फूड आइटम लिया, उसको पीस के या मसल के पेस्ट बना लो या पाउडर बना लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो, 10 बूंद पानी डाल दो, 2 बूंद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दो और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डाल दो। अच्छे से उसको शेक करके मिक्स कर लो, थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे
अगर उस सोल्यूशन का कलर वॉयलेट हो गया, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। इस तरह आप रिपीट कर सकते हो अलग अलग फूड आइटम्स के लिए। तो चलिए हम प्रोटीन का भी फिल कर लेते हैं। रॉ पोटैटो के अंदर प्रोटीन नहीं होता तो हम N लिख देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप नेट पे सर्च करो तो यहाँ पर जो मैं टेबल में फिल करा रहा हूँ आंसर आपको थोड़ा अलग दिखे, कहीं पर कुछ मिलेगा कहीं पर कुछ मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पर जो टेबल हम भर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी बुक में जो टेस्ट दिया है उसके हिसाब से भर रहे हैं। इसके जो टेस्ट हैं वो और हाई लेवल पे भी किए जाते हैं, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको पोटैटो के अंदर भी थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पर टेस्ट किया जाता है, वहाँ मिलता है। ये जो टेस्ट आपकी बुक में दिया है वहाँ टेस्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वही आपको यहाँ टेबल में फिल करना है। तो ये जो आपको मेथड बताया गया है टेस्ट करने का, उस हिसाब से करोगे तो आपको ये पता चलेगा जो रॉ पोटैटो है, कच्ची जो आलू है, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए आप इंटरनेट पे देखो, गूगल करोगे तो कहीं पर थोड़ा सा आंसर कुछ है, कहीं पर कुछ है। वो इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सर्च कर लिया कि भाई पोटैटो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और उस हिसाब से उन्होंने टेबल बना दिया। लेकिन हमको उस हिसाब से नहीं देखना है, हमको यहाँ वाले टेस्ट में क्या चीज़ मिलेगी उस हिसाब से देखना है, ठीक है। बाकी ग्राउंडनट के अंदर नहीं होता, अनकुक्ड पाउडर राइस के अंदर नहीं होता, कुक्ड राइस के अंदर नहीं होता, ड्राई कोकोनट के अंदर नहीं होता, अनकुक्ड तुअर दाल इसके अंदर होता है प्रोटीन, ठीक है। तो हम यस कर देंगे। पकी हुई दाल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, यस कर देंगे। बाकी वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर नहीं होता। बॉइल्ड एग वाइट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बटर के अंदर प्रेजेंट होता है, घी के अंदर प्रेजेंट होता है और पी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे पी भी तो वेजिटेबल है, अभी वेजिटेबल में मैंने लगाया कि इसमें नो होता है, तो मैंने आपको वेजिटेबल का नाम बता दिया कि यहाँ पर हमने कैरेट लिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम किस वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, कैरेट की बात कर रहे हैं। तो जनरली जो वेजिटेबल है उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन पी के अंदर कभी कभी टेस्ट के अंदर प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर यस कर दिया। और फ्रूट का मैंने बता दिया कि फ्रूट मैंने कौन सा लिया है, एप्पल लिया। तो जनरली फ्रूट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। अब हम फैट का टेस्ट कर लेते हैं कि जो भी फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम की ले लेनी है। यानी जो भी फूड आइटम का आपको टेस्ट करना है फैट का, उसकी स्मॉल क्वांटिटी ले लो। जैसे ग्राउंड नट हमने ले लिया, मूंगफली ले लिया, और हमको ये पता करना है कि मूंगफली के अंदर फैट होता है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे रैप करना पड़ेगा इन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर का टुकड़ा ले लो, उसके अंदर लपेट दो, फिर उसे क्रश कर दो, हाथ से या हथौड़ी वगैरह से उसे पीस दो। ध्यान रहे पेपर फटना नहीं चाहिए। फिर क्या करना है आपको, स्ट्रेटन द पेपर, फिर से ओपन कर लो, उसको सीधा कर लो और उस पेपर को ऑब्जर्व करो। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या ऑयल जैसा, तेल जैसा धब्बा दिख रहा है आपको उस पेपर पे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब उस पेपर को आपको लाइट के सामने करना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैचेस, यानी जो पैच है, जो धब्बे दिख रहे हैं, क्या लाइट वहाँ से बाहर आती हुई दिख रही है, यानी वो हिस्सा ज़्यादा चमक रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। तो हम ग्राउंड नट का टेस्ट किए, इसका मतलब ग्राउंड नट के अंदर, मूंगफली के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। तो जो ऑयली पैच है यानी तेल जैसा धब्बा है पेपर पे, वो ये शो कर रहा है कि उस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। अब जो फूड आइटम है उसमें ऐसा हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी हो, तो पानी की वजह से भी पेपर गीला हो सकता है, निशान बन सकता है पेपर पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो निशान और या जो धब्बा है वो तेल का है, ऑयल का है या वाटर का है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो जैसे कि भी हमने ऊपर देखा मूंगफली केस में, हमने क्या किया, पेपर में लपेट के उसे क्रश कर दिया, पीस दिया। तो चाहे क्रश कर सकते हो या पेपर पे रब कर सकते हो, रगड़ सकते हो। तो रगड़ने से भी पेपर पे निशान बन जाता है। तो रब करने के बाद या क्रश करने के बाद लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए पेपर को सूखने के लिए रख दो। क्योंकि अगर वाटर होगा ना तो सूखने के बाद वो पानी हट जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें फैट होगा, ऑयल होगा, तो सूखने के बाद ऑयल वहाँ से नहीं हटता, वो निशान वैसे ही रह जाता है। तो आपने एक बार सुखा दिया ना, तो अगर पानी होगा तो चला जाएगा और ऑयल होगा तो वो नहीं जाएगा, उसका निशान रहेगा। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, अगर फूड में कोई वाटर है वो निकल के पेपर पे लग गया तो वो सूखने के बाद वहाँ से चला जाएगा। अगर सूखने के बाद कोई भी ऑयली पैचेस, तेल जैसा धब्बा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट नहीं है। यानी धब्बा दिखा तो आपने कह दिया फैट प्रेजेंट है, अगर नहीं दिखा तो आपने कहा फैट प्रेजेंट नहीं है। तो फैट वाला टेबल भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। रॉ पोटैटो की बात कर लें, इसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं होता। मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। ग्राउंड नट का तो दिया हुआ है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पाउडर राइस के अंदर नहीं, कुक्ड राइस के अंदर नहीं, ड्राई कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होता है फैट। देखो जितनी तेल वाली चीज़ें होती है ना उसके अंदर आपको फैट देखने को मिलेगा।
कोकोनट ऑयल होता है ना, उसके अंदर तेल निकलता है, तो इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। आप कहोगे उसको तो सुखा दिया गया है, सुखाने के बाद भी उसके अंदर कुछ फैट रह जाता है, ठीक है। पाउडर तुअर दाल के अंदर नहीं होता, पकी हुई दाल के अंदर भी नहीं होता, वेजिटेबल में भी नहीं होता, फ्रूट्स के अंदर भी नहीं होता। बॉइल्ड एग, उसका जो वाइट वाला पोर्शन है उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर येलो वाला पोर्शन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट पोर्शन की बात कर रहा है, एग देखोगे ना तो उसका एक वाइट वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर येलो वाला एक पार्ट होता है, तो येलो वाले पार्ट के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। लेकिन सिर्फ हमसे क्या बात कर रहा है, वाइट वाले पोर्शन की, तो वाइट वाले में फैट नहीं होता। अगर आपसे कह दिया जाए एग योक, जो येलो वाला पार्ट है, तो उसके अंदर फैट होता है। बटर के अंदर, इसके अंदर तो फैट होता ही है, घी के अंदर भी फैट होता है, पी के अंदर फैट नहीं होता। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो टेस्ट है वो हमें क्या दिखाते हैं, क्या जो फैट, प्रोटीन, स्टार्च है वो सारे ही फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट था जो कि आपने टेस्ट किया? तो ऐसा नहीं था, किसी के अंदर फैट है, किसी के अंदर प्रोटीन है, किसी के अंदर स्टार्च है, किसी के अंदर कोई 2 चीज़ें हैं, एक नहीं है, किसी के अंदर कोई एक ही है, इस तरह से था। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट? तो ऐसे भी फूड आइटम थे जहाँ एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे। जैसे हमने मिल्क देखा, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी था और फैट भी था। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या ऐसा भी फूड आइटम आपने देखा जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं थे? तो ऐसा आइटम तो हमें नहीं मिला। जो हमने टेबल देखा था उसमें कोई ना कोई चीज़ तो मिल रही थी, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स तो था ही, चाहे स्टार्च रहा हो या चाहे फैट रहा हो या प्रोटीन रहा हो, कोई एक तो था ही। तो ऐसा फूड आइटम हमको नहीं मिला। तो हमने यहाँ पर जो फूड आइटम को टेस्ट किया वहाँ पर सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स की बात की। हमने ये टेस्ट किया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये भी फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इनका टेस्ट करना मुश्किल होता है, तो आसान वाला आपको सिखा दिया गया। अब सवाल ये उठता है, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई ये चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में देख ली थी कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है। बॉडी को क्यों ज़रूरत है, क्या करती है बॉडी इन आइटम्स का? अब ये सवाल हमारे सामने है। 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? ये तो हमने देख लिया था कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब फूड हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि वो बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्या काम करते हैं वो बॉडी में जाके? तो वही इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उसका मेन जो काम है वो एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को ताकत देना। फैट भी हमें एनर्जी देता है, यहाँ तक कि जो फैट है ना वो ज़्यादा एनर्जी देता है अगर हम कंपेयर करें सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। यानी ऐसे समझो, 1 कटोरी हमने फैट लिया और 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स लिया, दोनों बराबर बराबर हैं, तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट से हमें थोड़ी कम मिलेगी। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से और फैट से एनर्जी मिलती है, इसीलिए वो फूड जिनके अंदर फैट्स होता है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी एक ऐसे फूड हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी देते हैं ये। अब फिगर 2.3 और 2.4 देखो, यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं थोड़ा सा देखते हैं हम। हाँ, फिगर 2.3 में क्या दिया है? सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऊपर आपको कुछ फूड के फिगर बनी हुई है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये ऐसे फूड हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो वो कौन कौन से हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। स्वीट पोटैटो हो गया, जिसे हम शकरकंद कहते हैं, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया यानी पपीता, जो मेलन हो गया, खरबूजा, मैंगो, मेज़ जिसे हम भुट्टा या मक्का कहते हैं, बाजरा हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया। ये सब कैसे फूड हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी खासी अमाउंट में होता है। इसी तरीके से 2.4 की हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या है? सम सोर्सेज ऑफ फैट। ये वो फूड हैं जिनके अंदर फैट होता है। ए वाले के अंदर आपको प्लांट सोर्सेज दिए हुए हैं, यानी ऐसे फूड जो कि प्लांट से मिलते हैं, और बी में आपको एनिमल सोर्सेज दिए हैं, यानी ऐसे फूड हैं ये जो एनिमल से हमें मिलते हैं। तो पहले ए वाला प्लांट वाला हम देख लेते हैं। जैसे आपका ग्राउंड नट्स हो गया, इसका हमने देखो एक्सपेरिमेंट भी किया था। नट्स हो गए जिसके अंदर आपका बादाम हो गया, या और भी जो नट्स हैं हमारे, तिल हो गया, तिल का तेल निकाला जाता है। और देखो जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं उनके अंदर फैट होता है। सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, इन सब के अंदर फैट होता है। इसी तरह बी वाले की बात कर लें तो हमारा मीट हो गया, ये एनिमल से हमें मिलता है। अब मीट कई टाइप के, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, इनके अंदर क्या होता है? फैट हो गया। फिश हो गई, इसके अंदर भी फैट होता है। घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है और इनके अंदर फैट होता है।
अब प्रोटीन्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं बॉडी के साथ, आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, जो हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है, हमारी जो मसल्स वगैरह बढ़ती है, ये सब काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन हम कम लेंगे, ऐसे फूड खाएंगे हम, यानी ऐसे फूड ना खाएंगे जिनके अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, या बहुत पतले दुबले रहेंगे, ताकत नहीं है। तो बॉडी को जो ग्रो कराने वाली चीज़ है वो कौन सी है, प्रोटीन है। तो ग्रोथ हो गया। रिपेयर का मतलब क्या है, जैसे देखो आपकी चोट वगैरह लग जाती है ना, जैसे मान लो थोड़ी सी चोट लग गई, अगर उसमें आप दवा ना लगाओ तो भी कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, और काफ़ी टाइम के बाद देखो तो हो सकता है निशान वगैरह भी नहीं रहे। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। अगर प्रोटीन अच्छे खासे अमाउंट में होगा तो जो भी डैमेज हो रहा है हमारी बॉडी में, कोई चोट वगैरह लग रही है, एक चोट वो है जो हमारी बाहर लगती है, और एक वो है जो बॉडी के अंदर चीज़ें हो रही होती है, वहाँ पर भी चीज़ें टूट फूट रही होती हैं, उनकी भी रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे आगे। अभी आप सिंपल एग्जाम्पल ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे मान लो थोड़ी सी चोट लग गई आपकी, तो उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो यहाँ फिगर 2.5 आप देख सकते हो, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये कुछ फूड है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ए में आपको प्लांट सोर्स दिए हैं और बी में एनिमल सोर्सेज दिए हुए हैं। तो प्लांट से कैसे मिलते हैं, जो हमारा ग्राम होता है, चना, इसके अंदर प्रोटीन होता है, मूंग के अंदर, तुअर दाल के अंदर, बीन्स हो गया जैसे राजमा वगैरह हो गया उसके अंदर होता है, सोया बीन्स हो गया, पीज यानी जो मटर हो गई, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब वो प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो आपका मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया। खासतौर से जो एग का वाइट वाला पोर्शन है उसके अंदर प्रोटीन होता है। जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स ग्रो होती है ना, बॉडी बनती है, तो उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो एग होता है ना उसका वाइट वाला पोर्शन खाते हैं, क्योंकि उससे उनको प्रोटीन मिलता है। अब ऐसे फूड जिनके अंदर प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी ये बॉडी को बिल्ड करने वाले फूड्स हैं। अब वाइटामिन की बात कर लें तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइटामिन का काम है बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाना। एक काम तो ये हो गया बीमारियों से बचाना, और क्या काम है, वाइटामिन मदद करते हैं हमारी बॉडी की इस तरह से कि जो हमारी आइज़ है, हमारी बोन्स है, टीथ है, गम है, उनको हेल्दी रखते हैं। हमारी आँखें, हमारी हड्डियाँ, हमारा दांत हो गया, जो मसूड़े हैं वो सही रहें, वो हेल्दी रहें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारा काम किसका होता है, वाइटामिन का होता है। अब जो वाइटामिन हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे हम फ्रूट्स की बात करते हैं ना, तो फ्रूट कई टाइप के हैं, उसी तरह से वाइटामिन भी अलग अलग टाइप के हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ वाइटामिन जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन। तो ये हो गए एक एक ठो विटामिन। इसके अलावा कुछ एक विटामिन का ग्रुप होता है, उसका नाम हमने क्या रखा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन ए ये एक चीज़ हो गई, विटामिन सी एक चीज़ हो गई, विटामिन डी, ई, के, इस तरह से ये सारी एक एक चीज़ें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या सिंपल विटामिन बी कहते हैं, तो वो किसी एक विटामिन का नाम नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2 इस तरह से करके नाम होता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो सारे ही टाइप के विटामिन की उसे ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर, यानी जितने भी विटामिन है थोड़े थोड़े अमाउंट में सबकी ज़रूरत पड़ती है। अब किस विटामिन का क्या काम होता है उसको देख लेते हैं। विटामिन ए का क्या काम है, कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन को और हमारी आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी मदद करता है हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में, ताकि हम बीमार ना होने पाए, या बीमार हो तो जल्दी ठीक हो जाए, विटामिन सी का काम होता है। विटामिन डी का काम बड़ा खास होता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी मदद करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, जो भी फूड खा रहे हैं जिससे हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो वो कैल्शियम बॉडी इस्तेमाल कर सके, उसे इस्तेमाल करने में मदद कौन करता है, विटामिन डी करता है। अब मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हमारी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, उनके टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर उनसे कहता है कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ। जैसे कहेगा दूध पियो, एग खाओ, या इस तरह की और भी चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम होता है। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो दवाएं भी देते हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है। तो दवा दे दी और क्या क्या चीज़ें खाना है बता दिया। अब कुछ दिन वो बंदा खाया, दवा भी खाई उसने, दूध भी पिया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। फिर से जाकर डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इसको कैल्शियम की कमी नहीं है, क्योंकि जो हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डियों में जो दिक्कत होती है या दांतों में जो दिक्कत होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने उसे कैल्शियम वाली चीज़ें बता दी कि खा लो,
ताकि ये कमी दूर हो जाए और प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम दूर नहीं हुई कैल्शियम लेने के बाद भी, तो डॉक्टर साहब फिर समझ जाएंगे कि इसको कैल्शियम नहीं बल्कि विटामिन डी की कमी है, क्योंकि कैल्शियम इसकी बॉडी में है तो, लेकिन बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। एग्जाम्पल जैसे समझो कि मैं आपको सिम कार्ड दे दूँ। अब खाली सिम कार्ड आपके किस काम का? सिम कार्ड का फ़ायदा तब होगा जब किसी डिवाइस में लगाओगे, खासतौर जैसे मोबाइल में लगाओगे, तभी उससे कुछ काम कर पाओगे। ऐसे खाली सिम कार्ड लेके कान में लगा के थोड़ी ना किसी से बात कर पाओगे। ये खाली सिम कार्ड ऐसे हाथ में लेके इंटरनेट नहीं चला पाओगे। उसी तरह से कैल्शियम बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती। इस्तेमाल करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिम के इस्तेमाल के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन डी अच्छे अमाउंट में होगा तो जो कैल्शियम है वो बॉडी यूज़ कर पाएगी। ठीक है, अब नीचे आपको कुछ फूड दिए हुए हैं जो कि रिच हैं अलग अलग वाइटामिन में, यानी उनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में वाइटामिन होते हैं। तो आपको फिगर 2.6 से लेकर 2.9 तक उन्हीं की बात की गई है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2.6 में देख सकते हो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ये वो कुछ फूड हैं जिनके अंदर आपको विटामिन ए मिलेगा। तो मिल्क हो गया आपका, फिश ऑयल हो गया, ये आपका मैंगो हो गया, कैरेट हो गया। और ये क्या चीज़ बनी है देख के नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि फ़ोटो भी इतनी क्लियर नहीं है और लिखा भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये चार इतने याद रखना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, मिल्क, फिश ऑयल, मैंगो और कैरेट। इसी तरह फिगर 2.7 में देखो ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन बी के, लीवर के अंदर होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो वो लीवर खा सकते हैं अगर उनके अंदर विटामिन बी की कमी हो। और ये आपका वीट हो गया गेहूँ, और ये राइस आपका चावल हो गया, इसके अंदर विटामिन बी होता है। ठीक है, वीट, राइस और लीवर। ठीक है, विटामिन सी किसके अंदर होता है? देखो ऑरेंज हमारे जो संतरा हो गया, टोमेटो हो गया, टमाटर हमारा, गुआवा हो गया, अमरूद, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन डी की बात कर लें तो देखो ये आपका फिश हो गया, एग हो गया, बटर हो गया, ये लीवर हो गया, मिल्क हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है? विटामिन डी होता है। अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो बॉडी है ना, वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी बनाती है। यानी आप धूप में जाओगे ना तो आपकी बॉडी विटामिन डी बनाने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में धूप में बैठा करो। धूप में बैठने की वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी विटामिन डी बनाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि जो भी कैल्शियम आप ले रहे हो फूड के साथ वो बॉडी इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, मिनरल्स की बात कर लेते हैं। इनकी भी ज़रूरत बॉडी की होती है स्मॉल अमाउंट में। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। हर जो मिनरल है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। यानी ये भी जैसे प्रोटीन हमारा बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है ना, बॉडी को ग्रो कराने का काम, उसी तरह से जो मिनरल्स हैं वो भी बॉडी के अंदर ग्रोथ कराते हैं। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी सेहत को अच्छा रखते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ कराते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रॉपर ग्रोथ, सही तरीके से ग्रोथ हो, ऐसा ना हो कि एक हाथ बड़ा लंबा हो गया, कुछ लोग का पैर ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, अजीब सा कोई बॉडी का शेप ना हो जाए। बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग तरीके से ग्रो होने लगते हैं। तो जो सही तरीके से ग्रोथ है वो हो पाए, वो किसका काम है? मिनरल्स का काम है। कि बॉडी का ग्रोथ का काम प्रोटीन करा रहा है, लेकिन वो ग्रोथ सही तरीके से हो जाए, ये काम कौन देखेगा? मिनरल्स देखेंगे। अगर मिनरल्स की कमी होगी तो बॉडी में ग्रोथ तो होगी, लेकिन सही तरीके से नहीं होगी। अब कुछ सोर्सेज हैं अलग अलग टाइप के मिनरल्स के, जो कि आपको फिगर 2.10 में दिया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये फिगर है हमारी सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो देखो मिनरल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आपका आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। तो हम आयोडीन की भी बात कर रहे हैं। आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? ये देख सकते हो, आपका फिश हो गया, यहाँ से मिलेगा। यह आपका कर्ड हो गया, या जिसे हम योगर्ट कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन अक्सर कर्ड या योगर्ट ही हम कहते हैं। दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वरना जनरली लोग यही जानते हैं कि कर्ड और योगर्ट एक ही चीज़ है, बस अलग अलग कंट्री में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी जो हमारी दही होती है। बाकी ये सब क्या बने हैं इतना फिगर से नहीं समझ में आ रहा है। एक और नाम आप लिख सकते हो, एग्स। अंडों के अंदर भी आयोडीन होता है। और जो भी आपके सी फूड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने फिश देख ही लिया, इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि समुद्र के अंदर ग्रो होते हैं, पानी के अंदर, तो उनके अंदर भी आपको आयोडीन मिल जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस के कुछ सोर्सेज की हम बात कर लें तो आपका मिल्क हो गया, बनाना हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, आयरन भी एक तरीके का मिनरल है। आयरन किन किन फूड के अंदर मिलेगा? जैसे आपको ये फिगर बनी हुई है लीवर की, ये आपका एप्पल हो गया, ये आपका स्पिनच हो गया यानी पालक हो गया। ठीक है, और भी फूड है, 3 आपके, कम से कम 3 तो याद रखना। फिर अगर कैल्शियम की हम बात कर लें तो आपको मिल्क के अंदर, एग के अंदर कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, अब ज़्यादातर जो फूड आइटम होते हैं ना, उनमें आमतौर से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फूड है उसके अंदर एक ही न्यूट्रिएंट्स है। आमतौर से अगर आप देखोगे तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
आपने ये चीज़ नोटिस की होगी जब आप रिकॉर्ड कर रहे होगे ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में, तो ये चीज़ आपने देखा होगा। जैसे मिल्क का देखा था, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। कुक्ड दाल का देखा था, उसके अंदर स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटीज देन इन अदर। तो ऐसा तो होता है कि बहुत सारे फूड है जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर अमाउंट में नहीं होते। किसी के अंदर कोई चीज़ कम होगी, किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है। जैसे कोई फूड हमने ले लिया, हो सकता है उसके अंदर फैट भी है और प्रोटीन भी है, तो ज़रूरी नहीं कि जितना फैट हो उतना ही प्रोटीन हो सकता है फैट कम हो प्रोटीन ज़्यादा हो, या कोई दूसरा फूड है उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा फैट कम। तो जो क्वांटिटीज़ है वो कम ज़्यादा होती रहती है, किसी के अंदर कोई चीज़ कम है तो कोई चीज़ ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने टेबल जब किया होगा तो वहाँ देखा होगा हमने स्टार्च वाले में यस लिखा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं। दस वी कैन से राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम इस तरह से कह सकते हैं जो हमारा राइस है, हमारा जो चावल है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक है। यानी ऐसा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, और भी चीज़ें मिलेगी लेकिन ज़्यादा क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जो भी हम कहते हैं ना कैल्शियम रिच फूड या विटामिन ए रिच फूड या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो रिच का मतलब क्या है कि उस फूड के अंदर वो चीज़ सबसे ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन से होंगे, ऐसे फूड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, जैसे हमारा राइस हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो सारी चीज़ें हमने देख ली। हमारी बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। दो चीज़ें और हैं जिनकी हमारी बॉडी की ज़रूरत पड़ती, एक तो आपका डाइटरी फाइबर्स हो गए और दूसरा वाटर हो गया। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इन्हें हम रगेज से भी जानते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, रगेज। रगेज को हिंदी में चारा कहते हैं। अब आपको क्या हम चारा खाते हैं, तो हम चारे के नाम से नहीं खाते, लेकिन कुछ फूड खाते हैं जिनके अंदर रगेज होता है। तो रगेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। तो रगेज हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। यानी जिन फूड के अंदर रगेज होता है या हम कह सकते हैं डाइटरी फाइबर्स होता है, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो रगेज किन किन चीज़ों में होता है, होल ग्रेन्स के अंदर होता है। अब होल ग्रेन्स क्या है, पूरे ग्रेन्स का एक ग्रुप है, उसमें कोई एक ग्रेन की बात नहीं कर रहा है। जैसे हम फ्रूट्स कहते हैं तो कोई एक फ्रूट की बात नहीं हो रही है, बल्कि मैंगो भी आ गया, एप्पल भी आ गया, बनाना भी आ गया, सारी चीज़ आ गई। तो होल ग्रेन्स भी ग्रेन्स के ग्रुप्स हैं, इसमें बहुत सारे ग्रेन्स आ गए, बहुत सारे अनाज आ गए। जैसे आपका बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, व्हीट भी इसी के अंदर आता है, कॉर्न हो गया। तो ये सब क्या है, होल ग्रेन्स हैं। देखो होल ग्रेन्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रेन्स होते हैं, ऐसे अनाज होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म, जर्म और ब्रेन होते हैं। अब ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया, उन्हें हम होल ग्रेन्स कहते हैं। तो आप बस इतना ही याद रखना कि डाइटरी फाइबर, या आपसे कह दिया जाए रगेज किस में होता है, आप कहोगे होल ग्रेन्स के अंदर होता है। और पल्सेस के अंदर यानी दाल के अंदर, पोटैटोज़ के अंदर, और जो ताज़े फल होते हैं और सब्जियां होती हैं इनके अंदर होता है। ये क्या है, मेन सोर्स है रगेज की, यानी इन्हीं से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रगेज मिलेगा। रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रगेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। यानी रगेज के अंदर कोई आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड के, यानी ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऐड टू इट्स बल्क। बल्क का मतलब ढेर, जैसे कि चीज़ का ढेर लगा होता है ना, खाने का ढेर लगा है, किताब का ढेर लगा है, उसी तरह हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा ढेर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, उसी ढेर का ही हिस्सा आपका रगेज भी होता है, यानी उन्हीं के साथ रहता है ये। अब आप कहोगे कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो काम क्या है इनका। देखो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स होगा तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, उसमें से चीज़ें बॉडी लेगी, लेकिन बॉडी इससे कुछ नहीं लेती। रगेज बॉडी के अंदर गया और बॉडी से निकल गया, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि बॉडी लेकर इस्तेमाल करे। तो फिर इसका काम क्या है, दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना हजम नहीं हो पाता, खाना हजम होने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। हम कोई भी फूड खाया, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी ने ले लिया, तो जब बॉडी न्यूट्रिएंट्स ले लेती है तो हम कहते हैं खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना हजम हो गया। लेकिन जब कभी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फूड के अंदर से बॉडी काम की चीज़ें नहीं निकाल पाती, या थोड़ा सा निकाली बहुत सारा रह गया, या बहुत सारा निकाली थोड़ा सा रह गया, तो वो जो फूड है अब उसका तो कोई काम रहा नहीं, उसे बॉडी से निकालना है, बॉडी के अंदर रहेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो रगेज है उसी फूड को जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ, उसको लेके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।
ऐसे समझो जैसे नाली वगैरह के अंदर कचरा जम जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो ऐसे देखें तो अरे पानी क्या फेंक रहे हो, लेकिन वो पानी फालतू नहीं जा रहा, बल्कि उस कचरे को बहाने में इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह रगेज भी एक तरह से हमारे पेट की और हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सफाई कर देता है। अब वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर क्या कहता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब करती है, बॉडी अपने अंदर लेती है, लेकिन कैसे लेती है, वाटर की मदद से लेती है। वाटर हेल्प करता है फूड की कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे। और क्या काम होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको स्वेट के जरिए यानी पसीने के जरिए और यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दे। वाटर का ये काम होता है। आमतौर से जो वाटर की हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलती है, उस लिक्विड से मिलती है जो कि हम ड्रिंक करते हैं, जिसमें सबसे मेन आपका वाटर हो गया। भाई वाटर की बॉडी की ज़रूरत है, वाटर कहाँ से मिलेगा, पानी पीने से मिलेगा, वाटर से ही मिलेगा, वाटर तो वाटर से ही मिलेगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर वाटर होता है, तो वो चीज़ें जो हम पियेंगे तो वाटर मिल जाएगा। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर भी वाटर होता है, पानी होता है, तो मिल्क पिए तो वाटर चला गया। टी, चाय के अंदर भी वाटर होता है, तो चाय पी हमने तो वाटर चला गया। इसके अलावा हम ऐड करते हैं वाटर, बहुत सारे जो पके हुए फूड होते हैं, यानी खाना पकाते हैं उसमें पानी डलता है कि नहीं, दाल बनती है, चावल बनती है, तो पानी डलता है। तो दाल आप खाओगे तो पानी भी तो जाएगा ना आपकी बॉडी के अंदर। चलिए हम देख लेते हैं कुछ और भी सोर्सेज हैं क्या जहाँ से हमको वाटर मिलता है, यानी बॉडी के अंदर जो वाटर जाता है, क्या कोई और भी चीज़ें हैं जिनसे वाटर मिलता है। उसके लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 3, आप क्या करो, टेक अ टोमेटो, एक टमाटर ले लो या कोई फ्रूट ले लो, जैसे आपने लेमन ले लिया, ठीक है, उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लो। क्या आपके जो हाथ हैं वो गीले हो जा रहे हैं ऐसा करने में, यानी टमाटर को काटोगे तो क्या होगा भाई, पानी जैसा कुछ निकलता है ना, गीला हो जाता है कि नहीं। नींबू काटते हो तो क्या होता है, उसमें भी गीला हो जाता है। आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, जब भी वेजिटेबल या फ्रूट को कट किया जाता है, काटा जाता है, या पीलों का छिलका उतारा जाता है, या ग्रेटेड, ग्रेटेड का मतलब देखो किसी चीज़ को घिसना। गाजर का हलवा बनता है ना, तो क्या किया जाता है, ऐसे बर्तन रखा जाता है, उसके ऊपर वो ग्रेटर जो होता है, हिंदी में क्या कहते हैं नाम नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश में उसे ग्रेटर कहते हैं, जिस पे घिसा जाता है गाजर को, तो उसको रखा जाता है और गाजर को घिसा जाता है, तो पतला पतला वो चाउमीन जैसा नीचे गिरता है ना, तो जिस पे घिसते हैं उसे हम ग्रेटर कहते हैं, और वो जो घिसा जाता है ना उसको हम ग्रेट कहते हैं। तो किसी चीज़ को घिस के छोटा करना, इसको हम कहते हैं ग्रेट। तो कोई फ्रूट है उसे हम ग्रेट कर रहे हैं, या मैश्ड मसल के उसे हम पीस रहे हैं एक तरह से। घर पे ये सब होता है ना, काटते हैं, छिलका उतारते हैं, घिसते हैं, मसलते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को, तो वहाँ क्या होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या ऐसी भी सब्जी या फल हैं जिनके अंदर कोई भी पानी नहीं होता। तो देखो ज़्यादातर आप देखोगे ना तो उसके अंदर आपको वाटर मिल जाएगा, यानी उनको काटोगे, छीलोगे तो उसके अंदर से आपको पानी निकलेगा, यानी वो गीला होगा। तो हम देखते हैं ज़्यादातर जो फूड मटेरियल्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनके अंदर भी पानी होता है। जैसे आप मैंगो को कट करो तो उसके अंदर रस होता है ना, तो वो रस क्या होता है, वाटर की वजह से वो रस होता है। वाटरमेलन आपने कट किया, टोमेटो आपने कट किया, तो वो जो पानी पानी जैसा निकलता है ना, वो वाटर की वजह से ही होता है, वाटर की वजह से ही उसके अंदर गीला होता है। वो कुछ हद तक जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वाटर की, वो इनसे पूरा हो जाती है। यानी फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा तो वाटर नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो बॉडी को यहाँ से भी वाटर मिल जाता है थोड़े अमाउंट में। इसके अलावा जब वाटर को ऐड करते हैं हम, जब खाना बनाते हैं तो खाना खाएंगे तो वाटर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। 2.3 बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। तो हमारी डाइट क्या है, एक दिन के अंदर आमतौर से जो कुछ भी हम खाते हैं उसी को हम कहते हैं डाइट। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछे कि बताओ आपकी डाइट क्या है, तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक इस बीच में जो कुछ भी आप खाते हो वो आपको बताना पड़ेगा कि सुबह आप नाश्ते में क्या खाते हो, फिर दिन के खाने में, फिर शाम को क्या खाते हो, रात में क्या खाते हो, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी आप एक दिन के अंदर खाते हो उसी को हम कहते हैं डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहे। जैसे मान लो अभी आप हो, आपकी एज में, तो आपकी हाइट जो है बढ़ रही होगी, अभी कुछ साल तक और हाइट बढ़ेगी आपकी। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हाइट का, तो हाइट ग्रो होती रहे, ऐसा ना हो कि हाइट रुक जाए, बढ़ना रुक जाओ। तो हाइट ये एक एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ का। इसी तरह से और भी चीज़ें ग्रो होती रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा बाल हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहे और हमारी जो गुड हेल्थ है, हमारी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहे, यानी हम बीमार वगैरह ना हो,
इसके लिए क्या होना चाहिए, अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड। तो हमारी डाइट के अंदर यानी हमारे दिन भर के खाने के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटीज़। राइट क्वांटिटी का मतलब क्या है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रिएंट आपने बहुत ज़्यादा ले लिया और बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स आपने कम ले लिए। जैसे मान लो आपने दिन के भर के अंदर जो कुछ भी खाया उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले लिया, जितनी आपको बॉडी की ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा ले लिया, और वाइटामिन की जितनी बॉडी की ज़रूरत थी उससे कम ले लिया। तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ले ली ज़रूरत से ज़्यादा, और कोई चीज़ जितनी ज़रूरत थी उससे कम ले ली। यानी जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है बॉडी को वो मिलना चाहिए, और जितना ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए, ना उससे बहुत ज़्यादा कम हो ना उससे बहुत ज़्यादा हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। और ये जो हमारी डाइट होगी इसके अंदर यानी दिन भर के हमारे खाने के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में रगेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। इनके क्या यूजेस हैं पिछले टॉपिक में हमने देख लिया, तो ये भी होने चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो डाइट हमने स्टार्टिंग में समझ लिया कि दिन भर के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट क्या है कि दिन भर के अंदर जो कुछ भी हम खाएं उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, और जितने ज़रूरत है उतने मिलने चाहिए, और साथ ही साथ रगेज और वाटर भी मिलना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे वो डाइट कैसी है, बैलेंस डाइट है। अब आपसे मान लो डिफिनीशन पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ये सबसे बेस्ट डिफिनीशन है जो कि यहाँ से एनसीईआरटी से निकाली जा सकती है। तो यहाँ देख सकते हो, अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों दैट अवर बॉडी नीड, जितनी में हमारी बॉडी की ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटीज़। राइट क्वांटिटीज़ इसको मैं बता चुका हूँ कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। तो रगेज और वाटर भी होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, तो डिफिनेशन चाहिए तो ये हो गई। क्या आप ये सोचते हो कि जितने भी लोग हैं किसी भी एज के, क्या सबको सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत पड़ती है? यानी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, क्या सबकी डाइट सेम होती है? तो ऐसा नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं, बाकी जो और बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं प्रोटीन का। एक दिन के अंदर प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है बॉडी को, कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक नॉर्मल बंदे को, यानी जो नॉर्मल काम वगैरह करता है, बहुत ज़्यादा वो कोई एथलीट ना हो, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत का काम ना करना पड़ रहा हो, ना ऐसा हो कि दिन भर पड़ा सोता रहे। एक नॉर्मल बंदा जो है उसको प्रोटीन कितनी ज़रूरत होती है उसकी अगर हम बात कर लें तो 9 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है लगभग 34 ग्राम्स प्रोटीन की। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ कि हर एज के लोगों के लिए जो डाइट है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले 19 से लेकर 70 साल या उससे भी ज़्यादा, नहीं इस लगभग एज में जो वुमेन है यानी महिलाएं हैं उनको 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और इसी एज में यानी 19 से लेकर 70 साल के बीच में जो आदमी लोग हैं उनको ज़रूरत पड़ती है लगभग 56 ग्राम प्रोटीन की। तो देख सकते हो बच्चों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग होता है। ठीक है, किसी को कम चाहिए होगा, किसी को ज़्यादा चाहिए होगा। भाई जिसको ज़्यादा चाहिए होगा उसकी डाइट भी उसी हिसाब से होगी ना, उसको ज़्यादा फूड लेना पड़ेगा। क्या आप ये भी सोचते हो कि व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, यानी एक बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट फिजिकल वर्क किया गया, यानी कितना मेहनत का काम किया गया। क्या इस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो बैलेंस डाइट है वो क्या होगी, यानी दिन भर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। क्या ऐसा आप सोचते हो? अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल आप सही सोचते हो। जो जैसा काम करता है उसकी डाइट उसी हिसाब से होती है। अब एक बंदा दिन भर पड़ा सोता रहता है, उसकी बॉडी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नहीं, तो बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करना तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनर्जी कैसे मिलती है हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन से, फैट से। ठीक है, तो उसकी डाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे फूड उसको नहीं खाने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो या बहुत ज़्यादा फैट हो, क्योंकि उसका कुछ काम तो है नहीं, वो पड़ा सोता रहता है दिन भर। वहीं कोई एथलीट है, जैसे कोई क्रिकेटर है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो जो फूड खाएगा उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, उसकी आंखें तेज़ होनी चाहिए जिसके लिए उसके पास विटामिन ए होना चाहिए। ठीक है, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगी। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है ये इस बात डिपेंड करेगा कैसा फिजिकल वर्क किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है एक चार्ट को, जो कुछ भी आप खाते हो एक हफ्ते के अंदर, यानी एक हफ्ते के अंदर जो चीज़ें आप खा रहे हो, मंडे क्या खाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से पूरा आपको एक चार्ट बनाना है। फिर आपको चेक करना है वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशंस आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और फिर आपको चेक करना है कि जो कुछ भी आप खाते हो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो
तो कैसे चार्ट बनाना है मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, तो देखो ये चार्ट आपको अपने हिसाब से बनाना है, आप कब कब क्या क्या खाते हो उस हिसाब से। जैसे आप सुबह का नाश्ता कर लिए, ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद आप लंच करते हो, फिर शाम को भी हम कुछ खाते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं, फिर रात में डिनर करते हैं, तो इस तरह से बना लो। कुछ लोग हैं वो इससे ज़्यादा भी खाते होंगे, जैसे आप स्कूल जाते हो तो बीच में जो रिसेस का टाइम होता है वहाँ भी करते हो, यानी घर से नाश्ता करके जाते हो ब्रेकफास्ट, फिर बीच में आपका जो रिसेस वाला टाइम होता है, लंच वाला टाइम होता है, वहाँ पर यानी टिफ़िन वगैरह करते हो, फिर घर आते हो तो प्रॉपर खाना खाते हो, वो आपका लंच हो गया, फिर शाम को चाय वगैरह पीते हो। तो इस तरह से आप जिस जिस टाइम पे खाते हो, जो आपके खाने का टाइम है, वो इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। तो ये आपको ऊपर लिख लेना है। फिर यहाँ पर इस साइड आपको डे लिख लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। फिर मंडे क्या खाते हो, यानी ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो यहाँ लिख लिए, मंडे को लंच में क्या खाते हो यहाँ लिख लिए। ये आपको डायग्राम इस तरह नहीं बनाना, बस नाम आपको लिखना है। फिर स्नैक्स में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, इस तरह ट्यूसडे का लिख लो। ये पूरे हफ्ते का आपको इस तरह से चार्ट बनाना है। ऊपर आपका कब कब खाते हो ये यहाँ पर लिख लोगे, और नीचे इस तरह से साइड में आप डे लिख लोगे, और उस हिसाब से आप इस तरह से चार्ट को फिल कर लोगे। पल्सेस यानी आपकी जो दाल हो गई, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड क्या होता है, जो अंकुरित होता है, यानी जैसे आप मूंग देखो, या जो आपका बंगाल ग्राम होता है, जो काला वाला चना होता है ना, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसको अगर पानी में भिगो दो तो 1-2 दिन के बाद क्या होता है, उसके अंदर से वाइट वाइट कुछ निकलने लगता है। तो जब वाइट वाइट निकलने लगता है ना, उसी को कहते हैं स्प्राउटेड सीड, यानी अंकुरित है, उसके अंदर से प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। फर्मेंटेड फूड्स हो गया। फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, देखो कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये उस फूड के अंदर ग्रो होते हैं, उसके बाद उस फूड के अंदर कुछ बदलाव करते हैं, उस फूड के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया या जो यीस्ट है हमारे, वो जो बदलाव करते हैं, तो फूड कुछ नया बन जाएगा। भाई फूड के अंदर कुछ बदलाव हो गया तो वो एक नया फूड बन जाएगा। तो ये जो फूड के अंदर बदलाव किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और बदलाव होने के बाद जो फूड बनता है उसे हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। तो फर्मेंटेड फूड के एग्जाम्पल क्या है, जैसे साउथ इंडिया की हम बात कर लें, वहाँ पर जो फूड आपका मिलता है, इडलीज हो गया, ये आपका क्या होता है, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने कुछ बदलाव किया है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, यानी अलग अलग तरीके के जो आटे हो गए उससे बनने वाली चीज़, जैसे आपका मिस्सी रोटी हो गया, थेपला हो गया, जो कि बनती है सीरियल्स, यानी जो आपका अनाज हो गए, गेहूँ चावल वगैरह उससे, और पल्सेज यानी दाल मिलाकर ये आपका बनता है। बनाना हो गया, स्पिनच हो गया यानी पालक हो गया, सत्तू हो गया, जगरी यानी गुड़ हो गया, जो भी वेजिटेबल्स यानी सब्जियां अवेलेबल हैं, और दूसरे तरीके के जो फूड आइटम है प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो इन जो है जो फूड आइटम हमने ऊपर से नीचे तक देखा, यानी यहाँ पल्सेस से लेकर ये पूरा वेजिटेबल वगैरह तक, यहाँ इसके बीच में जो भी अलग अलग फूड आइटम्स की हमने बात की, इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इनसे हमको न्यूट्रिएंट मिल सकता है जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। इसीलिए एक आदमी जो बैलेंस डाइट ले सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। बहुत ज़्यादा आपको महंगा खाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बॉडी की जितनी ज़रूरत है उसके लिए हमको बहुत महंगी चीज़ें खानी पड़ेगी। ये जो आम सी चीज़ें हैं जो कि हमें आसपास मिलती हैं, डेली घर में बनाई जा सकती हैं, आसानी से मिल सकती हैं, उनसे भी हम अपना बैलेंस डाइट बना सकते हैं। यानी जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतने न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन आम से खाने को जो कि जनरली खाए जाते हैं उससे। तो एक बात तो ये हो गई कि हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हों जिनकी बॉडी को हमारे ज़रूरत है, और उतना खाना चाहिए जितने बॉडी को ज़रूरत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इतना काफ़ी है, यानी ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही फूड खाना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि भैया बॉडी की जितना ज़रूरत थी उतना तो हमने दे दिया। हमने ये देखा कि इस फूड के अंदर ये चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम ये खा लेंगे तो हमारी बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं होगा, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर पहेली कुछ बात कह रही है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब पहेली ये सोच रही है कि क्या जो एनिमल्स के फूड हैं, यानी जो जानवरों के खाने होते हैं, क्या उनके अंदर भी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसी तरह से। तो बिल्कुल उनके अंदर भी होते हैं, जो भी फूड है उसके अंदर ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एंड डू दे नीड अ बैलेंस डाइट, क्या एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें भी पड़ती है, उन्हें भी उनकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो लेना पड़ता है। और उनको बिल्कुल आइडिया होता है, एनिमल्स को तो बिल्कुल सारी चीज़ें आइडिया होता है कितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है और कितना खाना है। हमारी तरह नहीं कुछ मिल गया ठूस से चले गए। उनको जितना ज़रूरत होती है, जितना काम का होता है, जो जो खाना होता है वो खाते हैं।
तो सिर्फ सही तरीके का खाना खाना यही काफ़ी नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। वो जो खाना है वो सही से पका भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो पाए, उनके अंदर कमी या वो ख़त्म ना हो जाएं। क्या आप ये जानते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। जब किसी खाने को हम पकाते हैं, उसके कुछ प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। क्या आप ये बात मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो अब ये जान लो कि जब हमारा खाना बनता है या उसकी प्रिपरेशन में जो कुछ भी होता है, उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई फूड था, उसके अंदर 40 ग्राम प्रोटीन था, जब हम उसको पकाएंगे तो उसके अंदर से प्रोटीन कुछ कम होगा। जैसे मान लो पकने के बाद उसके अंदर बचा सिर्फ 25 ग्राम, तो पकने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे वो कम हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ से एक बात हमको और समझ में आई कि हमको सही से पकाना भी है। यानी आपने ये सोचा कि चलो हमारी बॉडी को 40 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, ये फूड मैं खा लूँगा तो 40 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन जब आपने पकाया तो पहले तो 40 ग्राम था उसके अंदर प्रोटीन, जब पकाया तो उसके अंदर से 25 ग्राम रह गया। अब आप सोचो कि हमको तो बॉडी की जितनी ज़रूरत थी उतना तो हमको मिल गया। इस 25 ग्राम वाले जो पके हुए खाने को आपने खा लिया तो क्या होगा, बॉडी के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन की कमी हो जाएगी और आपको लग रहा है कि हम तो 40 ग्राम खाए हैं। तो इस तरह से उस फूड का सही से पकना भी ज़रूरी है। अगर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उसको हम धोते हैं कट करने के बाद या उनका छिलका उतारने के बाद, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। यानी हमने क्या किया, कोई सब्जी ली, उसको हमने छीला, काटा। जैसे मान लो आलू ले लिया हमने, आलू का छिलका उतारे, फिर आलू को काटे। काटने के बाद जब हम उसको धोएंगे तो उसके अंदर से जो वाइटामिन्स हैं वो लॉस होने लगेंगे। यानी जो वाइटामिन्स है वो पानी के साथ वो भी बह जाएंगे। इसीलिए हमको अगर सब्जी वगैरह धोनी भी है, फ्रूट्स वगैरह धोने भी हैं, तो बस इतना धोएं जिससे उसकी गंदगी दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि बस धोते ही चले गए, बिल्कुल साबुन लगा के उसको रगड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। अब बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनकी जो स्किन होती है यानी उनका जो छिलका होता है उसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो अगर उनका छिलका हम उतार के खाएंगे तो वो जो वाइटामिन्स हैं या वो जो मिनरल है वो हमको नहीं मिल पाएंगे। जैसे हमारा एप्पल हो गया, तो आमतौर से जो एप्पल है उसको छिलके के साथ खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो छिलके को निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनके छिलके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो उनको नहीं हटाना चाहिए। इसी तरीके से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, बार बार धुलना, जो हमारा राइस हो गया या पल्सेज हमारी जो दाल हो गई, वो क्या करता है, रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। जब बहुत ज़्यादा हम धोते हैं राइस को या पल्सेज को, तो उनके अंदर जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमको, जैसे कि हम देख चुके हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल केस में भी, कि उनको भी बहुत ज़्यादा एकदम रगड़ के नहीं धोना। उसी तरह से जो चावल दाल है उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं धोना, बस इतना धोए जिससे गंदगी दूर हो जाए। क्योंकि ज़्यादा धोने से क्या होगा, जो वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, यानी उनमें से निकल जाएंगे। जितने हैं उससे कम हो जाएंगे, धुलने के बाद कम हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं कि कुकिंग क्या करता है, इंप्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। भाई किसी चीज़ को पकाओगे, खाना पक जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट होना भी आसान हो जाता है। डाइजेस्ट क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, बॉडी क्या करती है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकालती है। तो इस न्यूट्रिएंट्स को निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स निकल गया तो हम कहेंगे फूड डाइजेस्ट हो गया, यानी खाना हजम हो गया। तो पके हुए खाने को डाइजेस्ट करना, हजम करना आसान होता है। तो पकने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि पकने से एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा उसका डाइजेशन आसान हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ कुकिंग की वजह से, पकाने की वजह से रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, उनमें से निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं। बहुत सारे यूजफुल जो प्रोटीन्स हो गए, और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल। कंसिडरेबल का मतलब होता है इतना अमाउंट जिससे आपको फ़र्क पड़े। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो आपका 1 रुपये कहीं खो गया, तो आज की डेट में एक नॉर्मल बंदे के लिए 1 रुपये की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 1 रुपये खो गया तो कोई सर पकड़ के नहीं बैठेगा, अरे मेरा 1 रुपये खो गया, अब क्या करूँ मैं। तो 1 रुपये को हम क्या कहेंगे कि कंसिडरेबल नहीं है, यानी इसके रहने ना रहने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1000 रुपये अगर आपका खो जाए तो आप कहोगे हाँ ये कंसिडरेबल अमाउंट है, यानी इसके होने ना होने से फ़र्क पड़ेगा। तो जिस अमाउंट के होने ना होने से फ़र्क पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, कंसिडरेबल, यानी उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम हिसाब में जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रोटीन है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को पकाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं और पकने के बाद उस पानी को फेंक देते हैं। जैसे मान लो अक्सर आलू वगैरह उबाली जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे कुकर में उबाले तो कुकर के अंदर पानी डाले, पानी के अंदर आलू डाले,
फिर उसके बाद उसको कुकर बंद करके उसको बॉईल करते हैं। जब आलू उबल जाती है तो वो पानी को फेंक देते हैं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जब हम पकाते हैं पानी के अंदर और फिर उस पानी को फेंक देते हैं तो होता क्या है, जैसे हमारी ये आलू थी और ये ऐसे पानी के अंदर थी, तो जब पकेगी आलू तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल के पानी के अंदर चले जाएंगे। अब पानी के अंदर चले गए, फिर आपने आलू पकने के बाद पानी को फेंक दिया और न्यूट्रिएंट्स किसमें चले गए थे, पानी के अंदर चले गए थे। तो इस तरह से पकने की वजह से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा क्योंकि उस पानी को तो आपने फेंक दिया। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि बहुत सारे काम के जो प्रोटीन है और एक अच्छे खासे अमाउंट में जो मिनरल है वो लॉस हो जाते हैं जब हम पानी के इस्तेमाल करते हैं पकाने में और उसके बाद उस पानी को फेंक देते हैं। जो आपका विटामिन सी है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब पकाते हैं उसकी हीट की वजह से विटामिन सी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या ये समझदारी की बात नहीं होगी कि कुछ हम फ्रूट्स या कच्ची वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लें? इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रूट्स है, अब फ्रूट को तो जनरली नहीं पकाया जाता ना भाई, एप्पल को तो थोड़ी ना पकाते हो, तो जो फ्रूट्स है जनरली हम उसको धो के डायरेक्ट खा लेते हैं। या जो कच्ची वेजिटेबल्स है, जैसे इसीलिए सलाद कहा जाता है कि आप सैलड लो खाने में, जैसे आपने खीरा वगैरह ले लिया, टमाटर ले लिया, तो इसको आप कच्चे ही खा लेते हो। तो उस कच्चे से यही फ़ायदा होता है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ नहीं हो पाते, वो रिमूव नहीं हो पाते। तो पके हुए खाना तो भाई वो तो हम खाते हैं भाई, टेस्ट के लिए भी खाते हैं। तो पके हुए खाने के साथ साथ कच्ची भी चीज़ें हमें खानी चाहिए, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए और कच्ची सब्जी हो गई। अब देखो बूझो क्या सोच रहा है। बूझो ये सोचा कि फैट जो है सबसे बेस्ट फूड है खाने के लिए, हर वक्त फैट ही खाते रहना चाहिए। ऐसा ही क्यों सोच रहा है? अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच इन फूड। तो ये कहा एक कटोरी अगर हम फैट खाएंगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बजाय कि एक कटोरी हम कार्बोहाइड्रेट लें। कैसा नहीं है? तो उसने ये दिमाग लगाया कि भैया हम एक कटोरी फैट खाएंगे तो उससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी, और जितना एनर्जी मिलेगी हम तो सुपरमैन बन जाएंगे। तो उसने क्या किया, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो उसने ऐसे फूड खाने शुरू कर दिए जिसके अंदर फैट हो, जिसके अंदर एकदम भर भर के फैट हो। जैसे फ्राइड फूड हो गए, आपका समोसा हो गया, पूड़ी हो गया, इनको हम तलते हैं तब खाते हैं। मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया, ये एकदम दबा के खाना शुरू कर दिया कि भैया हमको तो चाहिए एनर्जी, हमको तो बनना है सुपरमैन, और उसके लिए हमको फैट चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? ये पढ़ चुके हैं, फैट के अंदर एनर्जी होती है। तो एकदम दबा के खाना शुरू कर दिया फैट वाली चीज़ें। क्या आप सोचते हो कि वो सही है, यानी उसका ये मानना और ये काम करना सही है? तो बिल्कुल नहीं, ये जो काम कर रहा है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और उसके लिए भी कि बहुत ज़्यादा आप फैट वाली चीज़ें खाओ। अब आप कहोगे इससे दिक्कत क्या है? तो इससे ये होगा, वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो एक कंडीशन हमारे साथ हो जाएगी, एक समस्या हमारे साथ हो जाएगी। कौन सी? ओबेसिटी की, यानी मोटापे की। आप बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाओगे, तली और मलाई और रबड़ी ये सब खाओगे, तो आप मोटे हो जाओगे। आपके माइंड में आ रहा होगा ये मोटे होते कैसे हैं, ऐसा क्या होता है? तो होता ये है कि देखो, फैट से एनर्जी मिलती है बॉडी को। अब आप कहोगे ज़्यादा फैट लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन बॉडी वो एनर्जी इस्तेमाल कैसे करेगी? मान लो जितनी बॉडी को आपके एनर्जी की ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने फूड लिया। अब सोचिए कि और खा लेंगे तो और एनर्जी मिलेगी, तो बॉडी उतना ही फूड इस्तेमाल करेगी, उतना ही फैट इस्तेमाल करेगी, उस फैट को एनर्जी बनाएगी और फिर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी जितना उसको ज़रूरत होगी। अगर उससे ज़्यादा दोगे तो बॉडी क्या करेगी? उससे एनर्जी नहीं बनाएगी बल्कि उसको जमा करने लगेगी कि भाई ये जितना काम था उतना तो ले लिए, अभी ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, बॉडी के अंदर भेजे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको जमा कर लेते हैं, रख लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्लास है, इसके अंदर आपने पानी डालना शुरू कर दिया, तो ऐसे ऐसे ये ग्लास भरता जाएगा, यहाँ पर आकर ये अब फुल हो गया। अब इससे ज़्यादा पानी नहीं आ सकता। अगर अब डालोगे तो ये पानी निकल के ऊपर से ऐसे बाहर बहने लगेगा। इसी तरह से बॉडी का भी है। बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना फैट वो लेके एनर्जी बना लेगी और अपने काम में ले लेगी। एक्स्ट्रा अगर दोगे तो वो जो फैट है वो बॉडी के अंदर जमने लगेगा, और बॉडी के अंदर जो जमने लगेगा तो आपका पेट निकलने लगेगा, फिर आप मोटे होने लगोगे। तो मोटा आदमी इसीलिए होता है कि जितनी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा फैट ले रहा है। तो ये बैलेंस डाइट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या चीज़ें हमने देखी कि डाइट क्या होता है, दिन भर के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। जितना बॉडी को ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों को ज़रूरत है, अगर वो ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट हर किसी लिए अपनी अलग होती है, हर एज के लिए अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। कोई ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो उसकी डाइट अलग होगी, कोई कम मेहनत का काम करता है उसकी डाइट कम होगी। बहुत सारे आम तौर से जो हमको मिलने वाले खाने हैं जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं, उससे भी हम बैलेंस डाइट को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है।
सिर्फ सही खाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो खाना सही से पका भी होना चाहिए, क्योंकि पकने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स छिलके के अंदर होते हैं, छिलका रिमूव कर दिए तो वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर धुलेंगे तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल वगैरह जो वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो लूज़ कर जाएंगे। तो पके हुए खाने के साथ कुछ कच्चे खाने भी हमें साथ में खाने चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया या कच्ची जो सब्ज़ी हो गई वो खाने चाहिए। और बहुत ज़्यादा हमको फ़ैट नहीं खाना चाहिए। जितना हमारा दिन भर का काम है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमको फ़ैट लेना चाहिए। ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एक कंडीशन हो जाएगी हमारे साथ, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा, वो हो जाएगी। 2.4 डिफिशियंसी डिजीजेस। अब ऐसा हो सकता है किसी बंदे को अच्छे खासे अमाउंट में खाना मिल रहा हो, यानी इतना खाना मिल रहा हो जिससे उसका पेट भर जा रहा है कि भैया हम तो पेट भर के खा लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो फूड है उसके अंदर कोई एक खास न्यूट्रिएंट्स ना हो या उसकी कमी हो। जैसे मान लो आपने खाना खाया और कहा भैया अब तुम्हारा पेट भर गया, तो सिर्फ पेट भरना तो काफ़ी नहीं है। ये हम देख चुके हैं कि भाई बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उस खाने के अंदर वो होने चाहिए। तो आपका पेट भले ही भर गया, या किसी बंदे की हम बात करें उसका पेट भले ही भर गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस फूड के अंदर कोई खास तरीके के न्यूट्रिएंट्स ना हो या कम हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। मान लो आपने खाना खाया, पेट भर गया, लेकिन जितना प्रोटीन की ज़रूरत आपकी बॉडी को है अगर उस खाने के अंदर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। बॉडी को ज़रूरत है भाई, इतना प्रोटीन हमको चाहिए, लेकिन आपका पेट भले ही भर गया, लेकिन जितना प्रोटीन आपको चाहिए था उस खाने के अंदर था ही नहीं, उस फूड के अंदर था ही नहीं। तो ये चीज़ अगर लंबे समय तक चलती रही तो उस बंदे को क्या हो सकता है, उस चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है। डिफिशियंसी मतलब कमी हो सकती है। देखो, एक आध दो दिन, कुछ दिन तो एडजस्ट कर लेती है बॉडी, क्योंकि आप बॉडी स्टोर करके भी रखती है ना। तो अगर मान लो किसी दिन नहीं मिल पाया, कम मिला, तो बॉडी अपना वहाँ से जो जमा करके रखी है उससे काम चला लेगी। लेकिन अगर लंबे समय तक होता रहा तो भाई जो स्टोर करके रखी वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर लंबे समय तक कोई न्यूट्रिएंट्स अगर उसको नहीं मिला, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, किसी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो अगर किसी एक न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है, लंबे समय तक नहीं मिलता, तो फिर उस चीज़ की कमी हो जाती है, जिसे हम डिफिशियंसी कहते हैं। डिफिशियंसी मतलब कमी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी जो आपकी, यानी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैन कॉज डिजीज, इसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। और डिसऑर्डर्स इन बॉडी। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, देखो, ऑर्डर का मतलब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसे हो रही है तो हम कहेंगे भाई ये सब कुछ ऑर्डर में है। डिसऑर्डर का मतलब जो चीज़ जैसी बॉडी के अंदर होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो गया। अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एक बंदे की एक नॉर्मल हाइट है, इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर उस हाइट से ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, तो भी उसे हम डिसऑर्डर कहेंगे। जितनी एक नॉर्मल हाइट होनी चाहिए उससे अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो भी हम कहेंगे डिसऑर्डर है। एक बंदे की एक प्रॉपर बॉडी का शेप होता है, अगर वो है तो हम कहेंगे भैया ऑर्डर में है। अगर उस शेप बिगड़ा, यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो हम कहेंगे डिसऑर्डर है। बहुत ज़्यादा पतला हो गया, एकदम हड्डी दिख रही है, तो हम कहेंगे डिसऑर्डर। यानी बॉडी जिस तरह होनी चाहिए अगर वैसी नहीं है तो हम कहेंगे डिसऑर्डर है। जैसे बाल नॉर्मली आपके काले हैं तो होने चाहिए, अब बाल सफ़ेद होने लगे तो हम कहेंगे डिसऑर्डर है। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो उसकी वजह से होगा क्या, डिजीजेज हो सकती है, बीमारी हो सकती है और डिसऑर्डर हो सकता है बॉडी के अंदर। अब वो बीमारियां जो कि होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। वो बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी की वजह से, यानी लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स जितना बॉडी की ज़रूरत है नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेज। यानी एक तो नॉर्मल बीमारी है, आपका बुखार आ गया, वायरल वगैरह हो जाता है, तो एक नॉर्मल बीमारी है जो कि जनरली होती है। लेकिन एक वो जो किसी चीज़ की कमी की वजह से, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, लंबे समय तक कमी होने की वजह से, उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस चीज़ की कमी होगी तो क्या दिक्कत हो सकती है। अब जैसे कोई बंदा है, उसके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है, यानी लंबे समय तक जो खाना उसके अंदर खा रहा है उसके अंदर प्रोटीन जितना बॉडी की ज़रूरत है नहीं मिल पा रहा है, तो उसके साथ क्या दिक्कत हो जाएगी, हैव स्टंट ग्रोथ। उसकी जो ग्रोथ है, यानी उसकी जो लंबाई है वो स्लो हो जाएगी, यानी वो जितना उसको बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी चेहरे के अंदर सूजन आ जाएगी, ऐसे चेहरा फूला फूला से लगने लगेगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी जो बाल के कलर हैं वो उड़ने लगेंगे, जैसे बाल सफ़ेद होने लगे। स्किन की बीमारियां होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा दाने हो गए या खुजली वगैरह हो गई, ठीक है, जो स्किन की बीमारियां हो गई, डायरिया हो गया, यानी पेट की गड़बड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो सकती है, अगर प्रोटीन की लंबे समय तक बॉडी में कमी हुई तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर डाइट के अंदर कमी है दोनों चीज़ों की, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इन दोनों की कमी है लंबे समय तक, ये चीज़ याद रखना, लंबे समय तक कमी हो, यानी जो भी आप खा रहे हो
उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जितना बॉडी की ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा, प्रोटीन की जितना ज़रूरत उतना नहीं मिल पा रहा है, लंबे समय तक ये कहानी चलती रही तो भैया दिक्कत क्या होगी, उसकी वजह से ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, यानी हाइट जहाँ पर है वहीं रुक जाएगी, चाहे जितने छोटे आप हो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा बंदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, इतना कमज़ोर कि वो मूव भी नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता। ये दिक्कत हो जाएगी अगर लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी रही तो। इसी तरीके से जो अलग अलग टाइप के हमारे वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, इनकी जो डिफिशियंसी है, इनकी जो कमी है, इसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां या डिसऑर्डर वो होते हैं, जो कि हम देखेंगे टेबल 2.3 में कि किस विटामिन की कमी से क्या चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं उनसे कैसे बचा जा सके। तो बचने का सिंपल रास्ता है, बैलेंस डाइट लो। भाई जितनी बॉडी को जिस चीज़ ज़रूरत है अगर उतनी मिलेगी तो सीधी सी बात है डिफिशियंसी डिजीजेज नहीं होंगी। तो इसका सिंपल सा यही हल है। इस चैप्टर के अंदर हमने ये सवाल उठाया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग के अंदर ये सवाल उठा था, रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो टेबल 2.1 के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें खाई जाती है वो हमने देखा था। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सबका जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही जैसा है, यानी आपका एक ग्रेन का आइटम होगा, एक आपका दाल वाला आइटम होगा, दाल हो गई या मीट हो गया, उसमें वेजिटेबल्स भी होंगी और उसके अलावा की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब किसी जगह पर कोई सी दाल खाई जाएगी, किसी जगह कोई दाल खाई जाएगी, कहीं पर मक्की की रोटी खाई जाएगी, कहीं पर गेहूं की रोटी खाई जाएगी, कहीं पर चावल खाया जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसी जैसा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो बंटवारा है कि भाई वेजिटेबल भी है, फ्रूट भी है, उसके अंदर दाल भी है, ग्रेन्स यानी अनाज भी है, ये हमको इस बात के भरोसा दिलाता है कि हमारी जो मील है, जो भी हम खाते हैं, वो बैलेंस हो ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाते बल्कि अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो मिल पाते हैं। तो अब ये हम टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा। टेबल 2.3 कुछ डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर हैं जो कि डिफिशियंसी जो आपका वाइटामिन है या मिनरल उसकी कमी की वजह से होते हैं। तो विटामिन ए की बात कर लें, इससे कौन सी बीमारी होती है, लॉस ऑफ विजन, यानी जो आपकी नज़र है जिसे आप देखते हो उसमें कमी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कैसे पता चलेगा कि हमारा जो विजन है उसके अंदर लॉस हो गया, हमारी नज़र कमज़ोर हो गई है। तो पहली बात तो ये पूरा विजन आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, जैसे दूर की चीज़ धुंधली दिख रही है या करीब की चीज़ आपको धुंधली दिख रही है, चश्मा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। लॉस ऑफ विजन इन डार्क, अंधेरे के अंदर या रात के अंदर आपको कम दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको विटामिन ए की कमी है। कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल ही आंख से नहीं दिखता, तो अंधा होना भी विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। तो हमने ये देख लिया कि विटामिन ए की वजह से जितनी आंखों वाली दिक्कत है, देखने का जितना मामला है उसमें दिक्कत हो सकती है, कम दिख सकता है, रात में कम दिखे या रात में नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो ये सारा मामला किसकी वजह से है, विटामिन ए की वजह से। विटामिन B1 की बात कर लें तो इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी होती है काम की, मतलब बिल्कुल काम किया ही नहीं जाएगा। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, एक बीमारी होती है इसे हम स्कर्वी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो आपके मसूड़े हैं ना उसके अंदर खून निकलने लगेगा, और जो आपके वुंड्स हैं यानी जो आपके घाव हैं टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जैसे आपको चोट लग गई, घाव हो गया, तो उस घाव को कुछ देर बाद यानी कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो घाव भर जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो आपके जो घाव हैं उसको भरने में टाइम लगेगा, आपकी चोट लगी ठीक ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि मुड़ने लगती हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है, डॉक्टर कहता है चलो ना, क्योंकि अगर चलोगे तो हड्डी मुड़ जाएगी, मुड़ के टूट जाएगी। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो सकता है, आपके जो बोन्स हैं उसमें दिक्कत होगी, यानी हड्डियों में दिक्कत हो जाएगी। एंड टूथ डिके, आपके दांत गिरने लगेंगे। तो इसके सिम्टम क्या है, यानी आप कैसे पहचानोगे, सिम्टम्स का मतलब यही है कि आप कैसे पहचानोगे कि हाँ भैया हमको ये बीमारी है या इस चीज़ की कमी है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या आपके दांत गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैल्शियम की कमी है। आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, आपका जो गला होता है ना वहाँ पर आप देखोगे अगर जिसकी ये बीमारी होगी ना उसमें सूजन ऐसे फूला ऐसा होगा, आप इमेज भी देख सकते हो, इस तरह से कुछ दिक्कत होगी। मेंटल डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन, दिमाग की मतलब दिमाग सही से काम नहीं करेगा, जितना फास्ट उसको काम करना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से, इस आयोडीन की कमी की वजह से। आयरन की कमी की वजह से, आयरन क्या है, ये मिनरल है, ये जो हम देख रहे हैं कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो आयरन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं।
इसके सिम्टम क्या है, कैसे पहचानो कि आयरन कमी है? वीकनेस, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी लग रही है तो हो सकता है आपको आयरन की कमी हो। तो यहाँ अगर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के फिर ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। तो पिछली जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको देखना है, या आगे जो वीडियोस आएंगी उन्हें देखना है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो देखना है, तो सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन कैसे खुलता है नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारा लिंक भेज दूंगा। तो वहाँ से जो भी वीडियो देखनी होगी डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।